हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, और इसको हम लोग बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की जब बात की जाती है तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देन आप लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि उसके अंदर आप लोगों के फेजर डायग्राम किस तरीके से आते हैं, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जानेंगे आरएलसी सर्किट को, फिर देखेंगे कि आरसी सर्किट क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है, एलसीआर जो आप लोग पढ़ते हो पूरा का पूरा वो कैसे चीजें होती हैं, उसके अंदर कैसे आप लोगों का फेजर डायग्राम आता है। और देन लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे वो है आप लोगों का क्वालिटी फैक्टर, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे आप लोगों के ट्रांसफार्मर के ऊपर। और ट्रांसफार्मर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करता हूं सीयूटी या किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सर यहां पे बात आती है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो सीधा सिंपल आप सभी को पता होना चाहिए कि सर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कंटिन्यूसली चेंज हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो, यानी कि पीरियडिकली उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कह देते हैं। करंट क्या होता है आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी कि सर चार्ज पर यूनिट टाइम की हम लोग बात करते हैं। इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। किसी इंस्टेंट के ऊपर जब बात की जाती है तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। और हम लोग जब बात करते हैं एवरेज पे, यानी कि सर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। अब यहां पे आप सभी ने जब चैप्टर नंबर 6 को पढ़ा था तो वहां पे लास्ट में एक इक्वेशन आती है, अगर आपको पता हो तो। एक इक्वेशन आई थी, अगर आप लोगों ने याद किया हो ढंग से, जब आप लोगों ने जनरेटर को पढ़ा था तो वहां पे आई थी E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों की एक इक्वेशन आप सभी को देखने के मिली थी, जो आप लोगों ने वहां पे निकाली थी। तो यहीं से आप लोगों की इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी कि सर यही आप लोगों की क्या इक्वेशन होती है, या आप लोगों की यहाँ पे ईएमएफ की इक्वेशन होती है। इसी को आप लोग इसके अंदर निकाल सकते हो किससे, V इज इक्वल टू, ये V मैक्सिमम होता है, इसको लिख सकते हो V नॉट साइन ओमेगा टी, आप सभी लिख सकते हो। V नॉट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है, या इसी को आप लोग बोल सकते हो। जैसे मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि आप लोगों ने एक मंथ के अंदर कितना मैक्सिमम काम किया या कितने घंटे मैक्सिमम पढ़ाओ, तो आप लोग बोलोगे एक दिन के अंदर मैंने 10 घंटे पढ़ाए, तो वो आप लोगों का क्या था, पीक वैल्यू थी। तो वैसे ही क्या होती है करंट और वोल्टेज की जब बात की जाती है तो एक इंस्टेंट के ऊपर वो अपना मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जाता है, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो बेटा, उसको बोलते हो उसकी पीक वैल्यू या उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप सभी कह देते हो। यहां पे दो तरीके से आप लोग इसको निकालोगे, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, एक होती है आरएमएस वैल्यू, जिसको आप लोग बोलते हो रूट मींस स्क्वायर। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों की नॉर्मल थी। इसके बाद में जो आती है ना वो ये होती है कि सर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आरएमएस की और मीन वैल्यू की, तो किस तरीके से आप लोगों का होता है। अगर मैं आई मीन की बात करता हूं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो वो आप लोगों का 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए मैं बात करता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम जो करंट होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, पाई होता है। इसी तरीके से वोल्टेज का होता है 2 टाइम्स ऑफ जो मैक्सिमम वोल्टेज है डिवाइडेड बाय क्या होता है, पाई। आप लोगों को रिलेशन पता होना चाहिए कि यार वी आरएमएस जो होता है ना, वी आरएमएस की जब भी बात की जाएगा तो ये आप लोगों का हो जाता है वी नॉट बाई अंडर रूट 2, आप सभी का हो जाता है। क्या होता है, वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अंडर रूट 2 होता है। इसी प्रकार से करंट की जब बात की जाती है तो ये भी आप सभी का क्या हो जाता है, बोलो सर ये हो जाता है आई नॉट बाई अंडर रूट 2, आप सभी का हो जाता है। अगर वी नॉट की बात करोगे तो वी नॉट क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस होगा, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे आई नॉट की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स आप लोगों का क्या हो जाता है बेटा, आप लोगों का हो जाता है आई आरएमएस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ये हमारा क्या होता है, यानी कि आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 हो गया है। इसको लिख सकते हो आई मैक्सिमम के लिए निकालना चाहते हो अंडर रूट 2 आई आरएमएस भी लिख सकते हो, या आप लोग इसको लिखना चाहो तो देखो आप लोग क्या करिए, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आई नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414 होता है, और ये आप लोग 1.414 होती है, और ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2। अगर ये 2 हो गया है तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 0.07 आप लोग का आ जाएगा आई नॉट की वैल्यू। तो यहां से इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो, यानी कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी आई नॉट के दो वैल्यूज दे रखी है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस दे रखा है तो भी सही है, या फिर आप लोगों को आई नॉट की वैल्यू दे रखी है कि अंडर रूट 2, जो आप लोग आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आई आरएमएस दे रखा है तो भी सही है। अगर आई आरएमएस की बात की जाती है तो अगर इस तरीके से दे रखा है आई नॉट बाई अंडर रूट 2 दे रखा है वो भी सही है, और अगर 0.707 भी दे रखा है आई नॉट के साथ तो वो भी आप लोगों का सही है। तो दोनों चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन के अंदर वो आपको दे दी जाती है, आप लोग उसको देख नहीं पाते और दिमाग में आप लोगों का नहीं होता है। अगर मैं मीन की बात करता हूं तो आई मीन की जब बात की जाती है कंप्लीट साइकिल के लिए तो आप लोगों का 0 होता है। क्यों, क्योंकि जितना मैक्सिमम जाता है उतना ही क्या हो जाएगा, वो मिनिमम जाता है। तो उस केस में आप लोगों का आई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है फुल साइकिल के लिए, यानी कि जो कंप्लीट साइकिल है उसके लिए। अगर मैं बात करता हूं हाफ साइकिल के तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई
क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। यहां से इसको सॉल्व करते हो तो 0.636 के अराउंड आप सभी की वैल्यू आ जाती है, वो क्या हो जाता है, आई नॉट हो जाता है। इतना ही आप लोगों का क्या हो जाता है, वी नॉट हो जाता है, 0.636 वी नॉट। तो इस तरीके से आप लोगों को आई आरएमएस, आई मैक्सिमम, आई जो आप लोगों का वैल्यूज हैं ये पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगा तो देन आप लोग इजीली इनको कैलकुलेट कर पाओगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना वो है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो फेज डिफरेंस का मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी दौड़ के अंदर आप लोग भाग करते हो, या तो दोनों एक साथ पहुंचोगे, या कोई पहले पहुंच जाएगा दूसरा बाद में पहुंचेगा, या दूसरा पहले पहुंच जाएगा पहला बाद में पहुंचेगा। यानी कि सर इस केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बोलोगे कि सर मेरे पास क्या है, आई नॉट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं वी की बात करता हूं तो वी इज इक्वल टू है वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है बेटा, साइन ओमेगा टी है। उसी तरीके से मैंने आई को लिख दिया है आई नॉट साइन, और इसको मैंने लिख दिया है ओमेगा टी प्लस फाई, मैंने यहां पे लिख दिया है। तो इसके बाद में क्या होगा, बोला सर देखो यहां पे अगर मुझे फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि सर जो साइन के साथ लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग देख लीजिए, ये साइन के साथ जो लिखा हुआ है ना इसको देख लीजिए। तो फाई निकालने अगर मैं यहां पे फेज डिफरेंस निकालता हूं तो मैंने मान लीजिए एंगल मान लिया, थीटा मैंने मान लिया, तो थीटा वैसे तो फाई होता है जनरली, लेकिन फाई को मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया तो थीटा मैंने बोल दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ओमेगा टी प्लस में क्या हो जाएगा फाई, माइनस में क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो भैया इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया फाई। यानी कि तुम्हारा ये क्या हो गया बेटा, फेज डिफरेंस हो गया है। ये आप लोगों का क्या है, फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये आगे है। क्यों है, क्योंकि सर जब ओमेगा टी में आप किसी चीज को एड ऑन करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, आगे आप सभी की चली जाती है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 + 5 कितना हो गया 7, एक जगह मैंने लिख रखा है 2 बस, तो 7 और 2 का कंपैरिजन करोगे तो आप सभी को पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। तो उसको आप लोग जब कंपैरिजन करते हो तो वहां से आप सभी को क्या मिल जाता है, फेज डिफरेंस आपको मिल जाता है। इसके बाद में जो बारी आती है वो आती है बेटा यहां पे इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है और रिएक्टेंस क्या होता है। बेटा आप सभी ने रेजिस्टेंस को पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है, पढ़ा है। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या होता है, बोलो सर जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसके रास्ते में क्या करना है, हिंड्रेंस लेके आना है, रुकावट लेके आना है, ये रेजिस्टेंस का काम है। वैसे क्या होता है, इंपीडेंस का क्या मतलब होता है कि सर जब हम लोग किसी सर्किट की बात करते हैं और जो सर्किट है उसके रास्ते में जो अपोजिशन पैदा करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके रास्ते में कोई भी अपोजिशन पैदा करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंपीडेंस। यहां पे मैं किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे सर्किट की बात कर रहा हूं, कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में हो सकता है रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो सकता है कुछ और भी इसके अंदर लगा रखा है जो क्या कर रहा है, आपकी कंजम्पशन कर रहा है। तो ये आप सभी का क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। इंपीडेंस को आप लोग क्या लिखते हो, बोलो सर इंपीडेंस को हम लोग लिख सकते हैं जेड। जेड क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर वी बाई आई हो जाता है इन द केस ऑफ कि आपका रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट के अंदर। अगर रेजिस्टेंस है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी बाई आई हो जाएगा। लेकिन सर जब मैं बात कर रहा हूं एक कंप्लीट सर्किट की, तो सर्किट के अंदर आपका इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो उन सब एलिमेंट्स को जब हम लोग एक साथ इंक्लूड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं इंपीडेंस, जिसको आप लोग जेड से लिखते हो। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी बाई आई लिख सकते हो, बोलो राइट है सर। या इसी को और क्या लिख सकते हो, बोलो सर वी नॉट बाई आई नॉट भी लिख सकते हो, बोलो सर बिल्कुल ओके। यहाँ पे लिख सकते हो वी आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस भी आप सभी इसको लिख सकते हो। यानी कि सर किसी भी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आई आप सभी का आ जाता है, या फिर इसी को लिख सकते हो V नॉट बाई आई नॉट इज इक्वल टू V आर एम एस बाई आई आर एम एस आप सभी का हो जाता है। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठ गया होगा ये। तो इसको क्या बोलते हो, इंपीडेंस। इसी तरीके से रिएक्टेंस होता है। अब रिएक्टेंस को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है बेटा, इंपीडेंस को मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे इंपीडेंस मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है, अच्छे से हमने इंपीडेंस को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं सर किसकी, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंस की। तो रिएक्टेंस क्या होता है, दो तरीके से हम लोग बात करते हैं, या तो इंडक्ट। अब देखो सर्किट के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस को हमने देख लिया, रेजिस्टेंस तो करता ही, लेकिन सर सर्किट के अंदर या तो इंडक्टर भी है या कैपेसिटर भी है। इंडक्टर की वजह से जो हिंड्रेंस आएगी या कैपेसिटर की वजह से जो हिंड्रेंस आएगी या दोनों की वजह से जो हिंड्रेंस आएगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंस। क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंस। यहां पे इसको डिनोट किया जाता है XC और XL से। XC जो होता है बेटा, अगर किसी इंडक्टर की वजह से आ रही है, किसकी, सिर्फ अकेला इंडक्टर है उसकी वजह से आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, अगर सिर्फ वो इंडक्टर की वजह से आ रही है, अकेले की वजह से। अगर कैपेसिटर की वजह से आ रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग आपको बोल देते हैं। आगे जाके आपको पता लगेगा। यहां पे क्या होता है, आपके एक्सएल की बात की जाती है, तो एक्सएल इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है ओमेगा एल। ओमेगा को आप सभी क्या लिखते हो बेटा, 2 पाई एफ भी लिख देते हो, और ये हो जाएगा एल। यानी कि एक्स एल जो होता है ना वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है एफ के, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा। तो उस केस में ये कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो उस केस में आप लोगों का करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाता है V बाई XL। यानी कि सर जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस। तो याद रखिए जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे आप लोगों का इंडक्टिव जो आप लोगों का रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप लोगों की जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपसे भी दिमाग के अंदर रख लीजिए अच्छे से। सेकंड चीज की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा होता है बेटा, क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जिसको हम लोग लिखते हैं 1/ω/c से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 2πf हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 1/2πf सी आप सभी का हो जाता है। 2πfc हो गया। अगर ये 2πfc है तो यहां पे देखोगे कि इंडक्टिव जो कैपेसिटिव जो हमारा रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यानी कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो आप लोगों का जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में आपको दोनों चीजों को याद रखना है, क्योंकि यहां पे नीट जब 2023 की बात की जाती है तो उसके अंदर सीधा सीधा सवाल पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। डायरेक्ट सवाल था जिसको आप लोग एकदम बढ़िया से करके नंबर जो है उसको ले जाते और कोई दिक्कत की बात आप सभी को नहीं होती। तो यहां से इस तरीके से आप लोगों ने इसको देख लिया कि सर यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है वो मैंने आप सभी को समझा दिया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं। अब चलिए मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि सर रेजिस्टेंस के लिए किस तरीके से बात होती है, किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं, किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं, किस तरीके से चीजें इसके अंदर कैलकुलेट होती है। चलिए देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जो आप लोगों का होता है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसके अंदर क्या होता है बेटा, आप लोगों का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। यानी कि ये सर्किट है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, एक रेजिस्टेंस आप सभी का लगा हुआ है। किससे, जो आप लोगों का एसी सोर्स है, एसी सोर्स से क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये मान लीजिए क्या है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स है। कौन सा, एसी वोल्टेज सोर्स है। क्या होती है वैल्यू, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। तो ये आप सभी के पास है। ये क्या दे रखा है बेटा, R आपको गिवन है। ये क्या है, करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। जब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मैं बोलता हूं कि सर अगर मैं यहाँ पे V निकालना चाहूं तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यानी कि अगर मैं I निकालना चाहता हूं तो V की जो भी वैल्यू अगर उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी I वैल्यू आ जाएगी। सोचना एक बार, मैंने बोला कि सर V की वैल्यू कुछ भी है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर IR है तो मैं अगर यहाँ पे I निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। यानी कि सर अगर मैं इस मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे लिख भी लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, V0 बाई साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R से कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाता है I0। तो I0 साइन ओमेगा टी हो गया है, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा। तो दोनों का जब कंपैरिजन करोगे कि भैया ये भी क्या है, V0 साइन ओमेगा टी है, ये भी क्या है, I0 साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी है तो इजीली तुम लोग क्या कर पाओगे, कंपैरिजन कर पाओगे। और जब इसका कंपैरिजन तुम लोग करोगे तो उस केस में क्या होगा कि सर यहां पे देखिए, अगर मैं इसके बीच में फाई निकालना चाहता हूं, फेज डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी है, माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। यानी कि जीरो। जीरो का क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस है, कोई भी इसके अंदर फेज डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर मेरा फेज की बात करता हूं तो अगर ये मेरा वोल्टेज सोर्स है तो इसी के पीछे क्या होगा, करंट होगा। यानी कि दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों के दोनों आप सभी के क्या होते हैं, सेम फेज के अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों को रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो उस केस के अंदर आप लोगों का जो फेजर डायग्राम बनता है तो उस केस में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं। यानी कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन सर यहां पे जब मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाएगी तो वोल्टेज सोर्स आप लोगों का ज्यादा है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, करंट की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझ के चलने की जरूरत है। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटर की, कैपेसिटिव की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात है किसके, हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की। क्या है बेटा, इंडक्टिव सर्किट है, सॉरी मैं सोच रहा था कैपेसिटिव सर्किट है। यार देखो इंडक्टिव सर्किट की बात की जाती है तो आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, बोले सर क्या पढ़ी होगी, अगर आप लोगों को याद हो तो इंडक्टर के अंदर अगर आप लोग वोल्टेज सोर्स की बात करते हो तो क्या क्या होती है, बोला V इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस L di/dt पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सबने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, या इसी को ई कंसीडर कर लीजिए, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। अगर ये सभी ने पढ़ा हुआ है तो मुझे चाहिए I की वैल्यू। क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए I की वैल्यू। और इस सर्किट की जब बात की जाएगी तो क्या क्या इसके अंदर होगा, बोला सर इस सर्किट की जब बात की जाती है तो इसके अंदर आप सभी का क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला सर इस सर्किट की जब भी बात की जाएगी तो किस तरीके से होगी, बोला सर यहां पे क्या होगा, आप लोगों का एक इंडक्टर होगा, और जब इंडक्टर लगा हुआ है ये किससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है। और जब ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है मेरे भाई, तो एसी सोर्स की वैल्यू क्या है, बोला सर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी आप सभी का है, बोला राइट है गुरुदेव। और यहां पे बात करोगे तो ये है L, यहां पे करंट है, मैं लूप की डायरेक्शन ये ले लेता हूं तो क्या इसके अंदर लूप लगा सकता हूं, बोला लगा सकता हूं। ये
मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, तो यहां से ये प्लस का आ गया, वो बराबर किसके हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। यानी कि अगर मैं v की बात करता हूं तो v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। और हो जाएगा तो यहां से मुझे क्या चाहिए, डी आई की वैल्यू चाहिए। डी आई की वैल्यू कैसे आएगी, v बाई एल कर लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी। तो इस तरीके से तुम लोग जब इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारी वैल्यू आ जाती है, जहां पे आप लोगों का करंट की जो वैल्यू आ जाती है बेटा, तो करंट की वैल्यू क्या आती है, ये आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस तरीके से तुम जब इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हें वैल्यू मिल जाती है। तो क्या आ जाती है तुम्हारी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आप सभी का आ जाता है जब इसको सॉल्व करते हो। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे कि भैया v इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर v नॉट साइन ओमेगा टी है, i इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है बेटा, पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू होते हैं सर। इसको दोनों का कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करते हैं कितना फेज डिफरेंस आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। अगर तुम लोग इसका कंपैरिजन करोगे तो कितना फेज डिफरेंस आएगा, बोलो सर सीधा सीधा दिख रहा है, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, कितना है बेटा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। ये क्या हो रहा है, इसमें से कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो बड़ा और छोटा है तो मैं इसका पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, यानी कि सर इसका अगर ये ग्राफ बनाते हो तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये VL हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, करंट की वैल्यू हो जाएगी, ये कितना है 90 डिग्री है, और क्या बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो पाई बाई टू। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया कि भैया वोल्टेज क्या है, आगे है करंट से, यानी कि VL हमारा क्या है बेटा, यहां पे लीड कर रहा है। लीड का मतलब है कि आगे है, जब मैं VL की बात कर रहा हूं। आई क्या कर रहा है बेटा, आई तुम्हारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, आई लैग कर रहा है, यानी कि वोल्टेज से आई हमारा क्या है, पीछे। यहीं पे जो तुम्हारी इक्वेशन आती है, जो तुम लोग पढ़ते हो ना, क्या आती है, अगर एक्सएल की बात करते हो तो एक्सएल इज इक्वल टू आप सभी का आता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल आता है तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। और यहां से अगर तुम एक्सएल की बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी के साथ दोनों के बीच में क्या रिलेशन, दोनों की डायरेक्ट है। तो ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है कि जितना एक्सएल बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप आप सभी को देखने को मिल रही है। अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, फेजर डायग्राम होता है। इस तरीके से तुम लोग इसको फेजर डायग्राम बना पाओगे, क्या कर पाओगे, ये तुम्हारा क्या होता है, फेजर डायग्राम होता है। यहां से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, देखो ये रहा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आई है, आई की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू पीछे है, तो यार देखो जीरो पे अगर ये है तो पाई बाई टू है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इसके पीछे पीछे चल रहा है। ये तुम्हारा करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये तुम्हारी क्या है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, जो क्या है वी नॉट है, क्या है बेटा जी, वो तुम्हारा है वी नॉट। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर पाओगे, इसको देख पाओगे, जो तुम्हारा क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट आप सभी का होता है। इंडक्टिव सर्किट में क्या समझ में आया कि मेरा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, यानी कि VL आगे होगा आई के कंपैरिजन में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल आप सभी का होता है। आगे जब जाओगे तो यहां पे आप सभी का क्या है, एक सवाल दे दिया गया है, सवाल को पढ़िए फटाफट से और 1 मिनट सेकंड में इसका सवाल का आंसर दे दीजिए। बोला गया है, अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस आइडियल कैपेसिटर। यार कैपेसिटर की बात है तो कैपेसिटर तो हमने पढ़ा ही नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कैपेसिटर जब पढ़ा ही नहीं, अभी तो कैपेसिटर आ गया है। बोला है कि विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई द इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं मेरे भैया, तो बताइए एक्सएल पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होने वाला है एक्सएल पे। तो आप सभी को पता है ये किसके बराबर एक्सएल के है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बात खत्म। बोला है ना, फ्रीक्वेंसी अगर AC सप्लाई की इंक्रीज कर देते हो द इंडक्टिव रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज डायरेक्टली विद फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज एज ए स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, डिक्रीज इनवर्सली विद फ्रीक्वेंसी, गलत, क्या बोल रहा है, इनवर्स इंक्रीज डायरेक्टली विद द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारा क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाती है, यानी कि सर इस केस में आप लोग क्या कर रहे हो, कैपेसिटर को लगा रहे हो, इस केस में आप लोग क्या कर रहे हो, एक कैपेसिटर को यहां पे जोड़ रहे हो। अगर यहां पे कैपेसिटर को जोड़ रहे हो तो क्या होगा, देखिए अगर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सर एक कैपेसिटर को जोड़ रहे हो, तो कैपेसिटर को जोड़ने पर क्या होगा, सर कैपेसिटर को जोड़ने पर क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट है बेटा। और यहां पे अगर तुम लोग देखते हो तो ये तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, तो यहां पे करंट आपका फ्लो हो रहा है I। अगर यहां पे I करंट फ्लो हो रहा है भाई, I करंट फ्लो हो रहा है मेरे भाई, तो क्या होगा, बोलो सर आप सभी जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का होता है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं बेटा तो क्या होगा कैपेसिटर के अंदर। बोला सर आप सभी ने एक चीज पढ़ी है, बोला सर कैपेसिटर के अंदर एक फॉर्मूला होता है, बोला सर देखो Q बराबर क्या होता है, बोला सर CV होता है, बोला सर राइट है। और जब हम लोग Q की बात करते हैं तो आप सभी ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बोला सर करंट की जब बात की जाती है तो dQ बाई dt आप सभी का हो जाता है, यानी कि हम लोग
देखते हैं कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर। तो उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है बोलो सर, I इज इक्वल टू हो जाता है dq बाई dt, आप सभी का हो जाता है। और यहां से अगर तुम लोग v की वैल्यू रख देते हो तो c क्या हो जाएगा, v नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो जाता है। ठीक है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी आप सभी का हो गया। इसको इसके अंदर रखोगे कितना हो जाएगा बोलो सर, देखो सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, अंदर आ गया, और ये क्या हो जाएगा बोलो सर, डी साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तुम, पूरे इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो इसके अंदर आपको वैल्यू आ जाएगी, जहां पे आई इज इक्वल टू आप सभी का क्या हो जाता है, अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जब इसको सॉल्व करते हो, पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो आप लोग पहुंच जाते हो फाइनल इक्वेशन पे, जो क्या होती है बेटा, वो हो जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू आप सभी की हो जाती है। यानी कि सर इस तरीके से आप सभी का यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी मिल जाती है, करंट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। बड़ा कौन है, करंट है, पीछे कौन है, वोल्टेज सोर्स है। क्यों, कैसे पता लगा सर, देखते ही पता लग गया कि जिसके साथ प्लस में चीजें हो रही हैं तो वो कौन है, लीड करेगा, और जो पीछे है वो क्या करेगा, लैग करेगा। यानी कि सर इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, बोलो सर यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना का है, पाई बाई टू का है। कौन लीड कर रहा है, बोलो सर यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो क्या कर रहा है बेटा जी, लैग कर रहा है। अगर ये लैग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं करंट को यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं करंट को यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज यानी कि वीसी को लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री से क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है। 90 डिग्री बोल दीजिए, पाई बाई टू बोल दीजिए, इससे क्या करेगा, ये लीड करेगा। और जब ये लीड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि लीडिंग एलिमेंट कौन है, करंट है। लीडिंग एलिमेंट कौन है, करंट है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि जब हमने रेजिस्टेंस की बात की थी तो दोनों के दोनों एक ही फेज में थे। जब हम लोग बात गए थे किसके ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, तो वहां पे आप लोगों का वोल्टेज आगे था। लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर पे आए तो यहां पे वैल्यू क्या हो गई है, कौन आगे हो गया है, यहां पे करंट आगे हो गया। यानी कि सर यहां पे चीजें देखने को मिल रही हैं, चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत थी जिससे आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अब यहां पे आपका एक फॉर्मूला आता है जो क्या होता है, बोला सर एक्स सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा सी लिखते हैं। तो यार 1/ओमेगा सी लिखते हो तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोला सर 2πfc हो जाता है। और यहां से एक्स सी का देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, डिक्रीज। इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप है, जो आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप लोगों का ये नजर आ रहा है यहाँ पे। अब बात आती है सर एक और, बोलो सर इनके बीच में क्या होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका आगे कौन है, करंट है। तो देखो यहां से तुमने करंट को आगे ले लिया, तो ये तुम्हारा करंट की वैल्यू आगे है, और ये तुम्हारा क्या है, जीरो से वोल्टेज स्टार्ट हुआ है। तो ये तुम इस तरीके से भी इसको क्या बना सकते हो, ग्राफ को बना सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा प्योर सर्किट हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया, कैपेसिटिव सर्किट हो गया, रेजिस्टिव सर्किट हो गया है। अब इसके अंदर आता हूं मैं, एक सवाल रह गया था मेरा पीछे, ये पढ़ो इस सवाल को, कमेंट सेक्शन के अंदर देना, सवाल बहुत प्यारा है। बोला गया है अ स्मॉल सिग्नल voltage Vt is equal to V naught sin omega t is applied across an identical capacitor। इसको क्या किया गया है, कैपेसिटर के अलोंग अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि सर पहला ऑप्शन देखिए, आइडेंटिकल कैपेसिटर के अक्रॉस क्या, और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, बोले सर करंट क्या करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। बस ये दिमाग में बिठा लो। बोला गया कि करंट IT इज इन सेम फेज विद वोल्टेज। बोला गलत सर, ये केस कौन सा होता है, ये केस होता है सिर्फ रेजिस्टिव का। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि आप लोगों का करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। यहां पे बोल रहा है करंट IT लीड वोल्टेज बाई 180 डिग्री। भैया 180 डिग्री का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, तो दोनों केसेस में पाई बाई टू का केस था। यानी कि ये तो देखते ही क्या हो जाएगा, ये तो देखते ही गलत। थर्ड की मैं बात करूंगा तो करंट IT लैग वोल्टेज VT बाई 90 डिग्री। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से और करंट जब लैग करता है वोल्टेज से तो क्या हो जाता है, इंडक्टिव सर्किट। अब बोला गया है ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल सही। जब भी बात करेगा बेटा आइडियल क्या है, ये आइडियल केस की बात करेगा, उसको आपको याद रखना है कि ये फुल केस जब होगा ना, उस केस में कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा कोई भी एनर्जी है ना उसको क्या करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा। जब क्योंकि देखो जब ये चार्ज होगा तो डिस्चार्ज भी होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। तो यानी कि जो पूरी प्रोसेस होगी ना फुल साइकिल के लिए, उसके अंदर चीजें इस तरीके से होंगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसके बाद में हम लोग आते हैं किस पे, अब बात आती है कि न्यूमेरिकल की। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको चिपका दीजिए, कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आप लोग क्या कर दिए, न्यूमेरिकल को कर दीजिए, बहुत प्यारा है।
सवाल पढ़िए, सवाल के अंदर देखो दिया गया है क्या, बोला गया है कि सर आप 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है बेटा 40 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10⁻⁻6 फैरेड आप सभी को दे दिया। बोला गया है कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू दे दी है, 200 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे बोली गई कि 50 हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दी गई है, कितनी है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी है। अब बोला गया है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली, आरएमएस करंट की बात की है सर्किट के अंदर, भैया आरएमएस करंट की बात की है, बात खत्म। अब मेरे बात बताओ कि देखो करंट मुझे निकालना है, अगर मुझे आरएमएस करंट निकालना है तो बेटा इसके लिए क्या होगा, बोला सर यहाँ पे वी आरएमएस होना चाहिए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाना चाहिए, बोला सर वी आरएमएस डिवाइडेड बाई क्या हो जाना चाहिए, जो भी कैपेसिटिव सर्किट दे रखा है। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बोला सर क्या, यहां पे Vrms का मतलब क्या होता है, बोले सर देखो कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले ये देखो कि आपको ये पता होना चाहिए, देखो Vrms इज इक्वल टू क्या होता है, बोले सर Vrms इज इक्वल टू होता है V0 अंडर रूट 2, और यहां पे V0 निकालने जाओगे तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ Vrms, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये 1.414 टाइम्स होगा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि सीधा सीधा अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स होगा, किसका, जो भी वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, ये क्या होगा, जो भी वोल्टेज आप लोगों ने दिया है, Vrms की बात आप लोग कर रहे हो, जो भी आप लोग दे रहे हो। भाई यहां पे देखो क्या ये RMS है वैसे है, बोलो सर 1.5 टाइम्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर 100 होता तो 100 का 150 होता, 150 होता तो 15 पे 225 के अराउंड होता, यार 200 है, यानी कि सर नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल है, तो ये आपको क्या दे रखा है बेटा, Vrms की वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है 200 वोल्ट, कितनी दे रखी है 200 वोल्ट आप सभी को दे रखी है। तो इस तरीके से तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि क्या ये Vrms की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है, मैंने तरीका बता दिया है। आगे अगर आपसे बोला गया है कि सर XC मुझे निकालना है, और XC कैसे निकलता है, बोलो सर XC की जब बात करते हो तो ये आपकी हो जाती है 1/2 पाई F और C, तो क्या हो जाएगा सर 1 में 2 इंटू में 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा F की वैल्यू 50 है, और इंटू में कितना हो जाएगा, बोला सर 40 गुणा में 10⁻⁻6, ये आपके सामने आ गया। अगर ये आपके सामने आ गया है तो इसको इसके अंदर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, बोलो सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, यानी कि IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर V की वैल्यू है 200 इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 50 इंटू में 40 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। अब मैं देखो इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि देखो मुझे पता है कि यार देखो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, अगर मैं चाहे जेई दूंगा, नीट दूंगा, या फिर मैं दूंगा कोई भी CUT का एग्जाम या CET का एग्जाम दूंगा, वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्शंस का खेल होगा, तो मैं यहां से ऑप्शन से खेलना चाहूंगा। देखो सबसे पहले देखोगे ये कितना हो गया, बोला 50 गुणा 40, यानी कि 2 जीरो चली गया 20 हो गया, यानी कि यहां से अप्रोक्सीमेटली कितना बच गया 2, अगर यहां से 2 बच गया तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 जीरो इधर चली जाएगी तो 4 दूनी 8, 8 को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3.14 से गुणा 8 से, तो 8 से 832, 3 गया 8 और 3 11, 1 गया, और 8 या 24 और 1 25, यानी कि 25.12, और 25.12 है तो 25.12 आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है 25.12, तो देखो कितना जीरो गया, 2 गया 3 गया, 3 2 5 गया, यानी कि 5 तो जीरो गया, तो ये कितना आ गया 25.12 गुणा में 10⁻⁻1, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, बोलो सर 2.512 आप सभी का आ जाएगा। और ये एम्पियर के अंदर जो ऑप्शन कौन सा आ गया, बोलो सर सी ऑप्शन करेक्ट है, एक बार में लगा के निकल जाओ। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे, किस तरीके से, किस मेथड से सॉल्व करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट करने लगोगे बहुत टाइम कंजम्पशन होगा। भैया देखो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसके अंदर सिर्फ ट्रिक्स काम करती हैं। ट्रिक्स का मतलब जब कैलकुलेशन अगर तुम फास्ट करना चाहते हो कम टाइम के अंदर, तो तुम लोग हमेशा जाओ अप्रोक्सीमेशन पे, कितना जाओ अप्रोक्सीमेशन पे जाओ, तो कितना आ गया 2.512 एम्पियर आप सभी का आ गया। भैया एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन से खेलोगे। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट निकालोगे तो मैं बोलता हूं कि बहुत टाइम जाएगा, एग्जैक्ट नहीं निकालना। देखो आंसर दूर दूर है, 1.7 है, 2.5 है, 25 है और 2.05 है, सारे ऑप्शन दूर दूर है। तो तुम लोग अप्रोक्सीमेशन से जाओ ना, क्यों सारे को सॉल्व करने पे बैठे हुए हो। मैं तो 3 से करा, डायरेक्ट 3 से करता तो भी कितना आता, बोला सर 8 या 24 आता, 24, और 24 का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻1 होता है, यानी कि 2.4 के आसपास वाला कौन सा, ये खट से अपने आप सॉल्व करके निकल जाते। तो इस तरीके से तुम्हें इस पे फोकस करने की जरूरत है। अगला जो है ये सवाल है, बहुत प्यारा है, जल्दी से कर दीजिए एक बार जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है। बोला गया है कि सर एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C has the reactance X. If the capacitance and frequency becomes double, then the reactance will be. देखो आप सभी को पता है ना, कैपेसिटर की बात की है तो XC इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर 1/ωc होता है, ठीक है। अब इसने बोला है कि 1 कितना हो जाएगा, बोलो सर 2 पाई FC आप सभी का हो गया। अब बोला गया है कि अगर
यहां पे मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, इफ द कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हो तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। मैंने बोला कि सर फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर देता हूं, इसको भी डबल कर दूंगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। सीधा सीधा क्या जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई एफ सी। और इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहा है वो x, तो x बाई कितना हो जाएगा 4, x बाई सीधा सीधा हो जाएगा 4, यानी कि x बाई 4 आपका हो गया है। सी ऑप्शन आप सभी का सही है। कितना हो गया, x बाई 4 हो गया। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या है, बिल्कुल ओके है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जब बात करते हैं तो ये आप सवाल से आ गया सवाल, देखो क्या बोला गया है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू आर रेजिस्टिव सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसके अंदर ट्रू है। पहले बोला गया कि करंट लीड अहेड ऑफ वोल्टेज इन द फेज। भैया लीड वीड का कोई चक्कर ही नहीं है, जहां लीड और ये लैग दे रखा है ना, खत्म। क्योंकि देखो सीधा देखते ही पता लग गया रेजिस्टिव सर्किट है तो लीड लैग की कोई बात ही नहीं। आगे बोला गया करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, एनी ऑफ द अबव मे बी ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या लेना देना है, कुछ भी हो वैल्यू, यानी कि ऑप्शन क्या है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट और वोल्टेज क्या होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि सर देयर इज नो फेज डिफरेंस, दैट्स व्हाई ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, सेम फेज के अंदर हमारे होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब अगला सवाल से पहुंचने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं एलसी सर्किट के ऊपर कि सर एलसी सर्किट क्या होता है। भैया देखो एलसी सर्किट सिंपली क्या होता है, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच की पूरी कहानी होती है। यहाँ पे आप सभी जैसे रेजोनेंस में अभी आप जाओगे तो वहां पे आप लोग देखते हो एक इक्वेशन होती है एक्सएल बराबर एक्ससी की, यानी कि जो आप लोगों का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बराबर होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो वहां से आप लोगों की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1/√LC की, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 1/√LC और मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। अगर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो 1/√LC आप सभी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसके अंदर इंडक्टर भी यूज होता है, कैपेसिटर भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है इनिशियली हम लोग उसको क्या मान लेते हैं कि चार्ज है, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि वो चार्ज है तो वहां से क्या होगा कि सर यहाँ से फ्लो होगा करंट का, सेकंड इंडक्टर की तरफ जाएगा, वहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फॉर्म होगा, फिर ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। भैया ये चार्ज होगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो उसके अंदर आप सभी का क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर पे हम लोग केस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसके अंदर आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे एक्सएल बराबर क्या होता है बेटा, एक्ससी होता है, यानी कि सर एक्सएल की बात करते हो तो ओमेगा एल हो गया, ये क्या हो जाता है 1/ओमेगा सी हो जाता है, ओमेगा को इधर ले लो तो ये क्या हो जाता है 1/√LC हो जाता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और एफ इज इक्वल टू निकालोगे तो 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर क्या हो जाता है, LC आप सभी को हो जाता है। ये तुम्हारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे आ जाती है। किसकी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC आप सभी की हो गई है। अब यहां से अगर आगे चलता हूं तो आगे आप सभी के सामने है कि सर ये आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे सवाल के अंदर दे रखा है कि अ ट्रांजिस्टर। भैया देखो अब ट्रांजिस्टर की जब भी बात आती है ना तो ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा करके चलिएगा। ट्रांजिस्टर में है क्या, बोला गया है अ ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विद एन इंडक्टर L एंड कैपेसिटिव C इन सीरीज प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी F। इफ L इज डबल्ड एंड C इज चेंज टू 4C द फ्रीक्वेंसी विल बी। बताओ भैया क्या होगा, थोड़ा लॉजिकली देखो क्या बोला गया। बोला भैया बोला गया है कि तुम्हारे पास यहां पे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ओमेगा की, ओमेगा की क्या 2 पाई के फॉर्म में दे रखा है, आप फिजिकल टू जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके कंपेरिजन। तो भैया निकाल लो, देखो मैं दो चीज कर रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं एफ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या होता है LC, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर LC है। अब बोला गया है कि अगर L को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। भैया इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, तो ये 2L हो गया है। और C को क्या कर रहे हो, चेंज टू 4C। C को क्या हमने क्या कर दिया बेटा, 4C पे कर दिया है, 4C पे कर दिया है। तो मेरे भाई एक चीज बताओ क्या होगा, बस सर 4 दूनी 8, इसको बाहर लोगे तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया है 2, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा LC, और LC है तो 1/LC की तो हो गया, यानी कि F इज इक्वल एफ अपॉन में अंडर रूट 2 आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F अपॉन में अंडर रूट 2 आप सभी का हो जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है ना भाई, क्या हो जाएगा, देखो यहां पे तुम रखो क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में ना लेके 2 पाई के रिस्पेक्ट में ले लो तो भी हो जाएगा। भैया देखो 2 पाई के रिस्पेक्ट में लेना है तो भी कर लो, कैसे देखो, मान लो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, बोले सर 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट के अंदर LC होती है, ठीक है बेटा। अगर ये है तो भैया आपको क्या बोला गया है, मैं F डैश की बात कर लेता हूं, 1/2 पाई हो गया है, और यहां पे बोला गया है अंडर रूट के अंदर कि भैया इसको तुमने क्या किया है, डबल कर दिया है, उसको क्या किया है 4 टाइम्स कर दिया है। तो भैया क्या होगा, बोलो सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 बाहर आ गया है, और ये कितना हो जाएगा
2 पाई अंडर रूट के अंदर LC। तो भैया ये तुम्हारा क्या है, पहले वाला F है, और पहले वाला जब F है तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि ये इतने टाइम्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, इतने टाइम्स क्या हो रहा है बेटा जी, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का इसके लिए सही है। तो डी ऑप्शन आप सभी ने इसको कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे बात आती है कि सर यहां पे हम लोग LCR सर्किट की बात करते हैं। तो देखो LCR सर्किट जो आपका होता है ना, या LCR बोल दीजिए या RLC सीरीज सर्किट बोल दीजिए, यानी कि सर यहां पे इंडक्टर, कैपेसिटर और तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। क्या है सर, तीनों के तीनों क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। कैसे, देखिए अगर आप देखते हो तो ये तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है सर, इंडक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर है। ये तीनों के तीनों तुमने क्या कर रखे हैं बेटा, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं, ये क्या हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया C, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V0 साइन ओमेगा T आप सभी का हो जाता है। अगर ये केस है तो इसके अंदर आपको पता लग जाना चाहिए कि तीनों के तीनों क्या है, सीरीज के अंदर आप सभी के हैं। RLC की जब बात की जाती है तो ये जब मिलकर बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं RLC सर्किट। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं RLC सर्किट। आप सभी इसको कह देते हो, दिमाग में बिठा लो, क्या बोल देते हो बेटा, RLC सर्किट आप सभी का हो गया है। अब मेरे भाई यहां पे एक चीज बताओ, देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के केस में क्या था कि हमारा वोल्टेज और करंट क्या था, दोनों सेम फेज में थे। इंडक्टर की बात की जाती है तो हमारा वोल्टेज आगे था, करंट क्या था, पीछे था। जब कैपेसिटर की बात की जाती है तो हमारा वोल्टेज क्या है, पीछे है, करंट क्या है, हमारा आगे। तो अगर मैं तीनों का कंबाइंड अगर वैल्यू बनाना चाहूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं वोल्टेजेस की बनाऊं तो कंबाइंड, अगर मैं वोल्टेजेस की बात बनूं तो क्या हो जाएगा, बोलो सर इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं बात करता हूं करंट ले लेता हूं, और यहां पे मैंने क्या लिया है, VR ले लिया है। तो मेरे भैया एक चीज मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि सर देखो आपको ये तो पता है कि VL ज्यादा है तभी तो ऊपर है, नहीं तो VR से अगर बराबर होता या VC के बराबर होता तो पीछे रहता। ऑब्वियसली बात है, क्या होता, पीछे रहता, लेकिन वो पीछे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि सर यहां से मैं अगर इसको देखना चाहूं तो मैं बोल देता हूं कि कोई ऐसी एक पोजीशन होगी यहां पे जहां पे क्या हो जाएगा, VL माइनस VC आ जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें यहां पे मिल जाएगा। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं, क्या होगा बेटा, अगर मैं यहां से देखता हूं क्या रिजल्टेंट की बात, तो ये रिजल्टेंट यहां पे आ जाएगा, और रिजल्टेंट जब आ जाएगा तो मेरे को बताओ, देखो ये क्या हो जाएगा, बोला सर VL माइनस VC हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या है, VR है। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो सर रिजल्टेंट की जब भी बात करोगे तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, VL माइनस VC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। VL माइनस क्या हो जाएगा, VC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, V, यानी कि नेट वोल्टेज की जब बात की जाती है तो इतना तुम्हारा क्या होता है बेटा, नेट वोल्टेज होता है। अब जब तुम लोग इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुटअप करते हो और तुम लोग V बराबर ये लिखते हो और सॉल्व करते हो तो क्या होगा, देखिए अगर तुम लोग लिखते हो कि सर V बराबर, यहां से मैं देखता हूं क्या होगा, बोलो सर V बराबर अगर इसको खोलते हो तो आप लोग लिख सकते हो भैया इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, वो सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, बोलो सर IR होगा। इसके अक्रॉस देखोगे तो इसके अक्रॉस क्या हो जाता है, बोलो सर IXL होगा, और इसके अक्रॉस देखोगे वोल्टेज तो कितना हो जाएगा, बोलो सर IXC होगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करते हो तो यहां से I तुम बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर R स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाता है XL माइनस XC का क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायर। ये I इसके नीचे दे दो तो क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाता है। क्या हो जाता है, V बाई I आप सभी का हो जाता है, और यहां से क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाता है बेटा, XL माइनस XC का क्या हो जाता है बेटुआ जी, स्क्वायर हो जाता है। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, बोलो सर इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है बेटा, इंपीडेंस तुम्हें यहां देखने को मिलता है। अब यहां पे एक बात आती है, बोला सर क्या आती है, कि बोला सर यहां पे आप लोग फाई कैसे निकालोगे, जिसको आप लोग बोलते हो tan फाई, क्या बोलते हो, tan फाई कैसे निकालोगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है रेजोनेंस की कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन हम लोग उसको बोल देते हैं। और रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाता है, क्या होती है वैल्यू, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन की बात करता हूं तो क्या होगा। तो उस केस में अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन की बात करता हूं तो उस केस के अंदर दो चीजें दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्या होता है, बोला सर दो चीजें क्या हुई, बोला सर दो चीजें ये हुई कि यार आप लोगों का करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, करंट की वैल्यू की मैक्सिमम की मैं यहां पे बात करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो करंट की वैल्यू मेरी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सर देखो इंपीडेंस है, अगर इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं तो बराबर करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और Z बराबर किसके हो जाएगा, R पे। यानी कि अब जो पहले जुड़ रहा था, Z मेरा कंप्लीट आ रहा था, उसके कंपैरिजन में अब मेरे Z की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और मेरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
यानी कि रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है ना, एक यहां पे एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है बेटा रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस कंडीशन आप सभी बोलते हो। और रेजोनेंस कंडीशन के अंदर क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाता है। यानी कि सर जो आप लोगों ने निकाला था ना फॉर्मूला कि ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आप सभी का हो जाता है। और जब ओमेगा की बात करते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाता है। और इसी को लिखते हो तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी आप सभी कहते हो। इसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन 2 पाई एल सी हो जाता है। यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? आपका करंट क्या होता है बेटा? मैक्सिमम फ्लो होता है। रेजिस्टेंस जब आप लोग रेजोनेंस की कंडीशन में लेते हो ना, तो वहां पे आप लोगों का करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये दिमाग में बिठा के रख लो अच्छे से। समझ में आ गई होगी बात? क्लियर है सभी को? अब आगे बात आता है यहां पे, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा? tan phi की, यानी कि फेज डिफरेंस की बात करता हूं। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? इस ट्राइंगल को पकड़ लो। अगर फेज डिफरेंस देखना चाहते हो तो इस ट्राइंगल को पकड़ लो, कितना होगा? बोलो सर फेज डिफरेंस क्या होता है? बोलो सर देखो यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस के बीच में कौन रिलेशनशिप निकाल सकता है? परपेंडिकुलर और बेस के अंदर बोलो सर tan थीटा निकाल सकता है। तो tan फाई, मैं इसको फाई मान लेता हूं। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से क्या हो जाएगा? आई बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आई आर। तो आई से आई गया, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर आप सभी का आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है? फाई होता है। tan फाई आप सभी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर आप सभी का होता है। यहीं पे आप लोगों का एक होता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर, जिसको आप लोग लिखते हो cos फाई से। किससे लिखते हो बेटा? cos फाई से लिखते हो। तो cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? पावर फैक्टर की बात की जाती है तो ये होता है वी आर, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाता है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस क्या हो जाता है? वी सी का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? इंपीडेंस हो जाता है। ये तुम्हारा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? बोलो सर इसको क्या लिख सकते हो? अगर इसको इंपीडेंस बनाना है तो आई बाहर ले लो। क्या ले लो? आई बाहर ले लो, तो ये इंपीडेंस हो गया है। तो ये आई बाहर ले लोगे तो ये इंपीडेंस हो गया, यानी कि आई इंटू जेड। तो इसको लिख सकते हो आई आर। तो आई से आई गया, यानी कि सर ये आ जाएगा आर बाई जेड। तो आर बाई जेड आ गया है रजिस्ट, इसकी बात करूं तो। और जब तुम्हारा पावर फैक्टर मैक्सिमम बोली जाती है तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है? जब तुम्हारा जेड बराबर किसके हो जाता है? आर पे। यानी कि फाई की वैल्यू मैक्सिमम आप सभी की हो जाती है कब? जब आर बटे में क्या हो जाता है? आर की बात हमारी आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम के केस है। क्योंकि इसकी वैल्यू रिड्यूस, इसकी वैल्यू जब रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम आएगी, जो आपकी होती है 1। तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम की बात जब करोगे 1 होता है, यानी कि पावर फैक्टर मैक्सिमम किस पे होता है? 1 पे होता है। जब आपका करंट मैक्सिमम होता है, यानी कि जब रेजोनेंस की कंडीशन आप सभी को देखने को मिलती है। तो ये होता है आरएलसी सर्किट। इसी की तरह तुम लोग बना सकते हो कौन सा? अगर आरएल सर्किट है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? देखो अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है कि हमने 3 इक्वेशंस लिखी हैं। बोलो सर देखो अगर मैं v की बात आई की बात करता हूं तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई जेड होता है। और v बाई जेड है तो v की बात करते हो और z की बात करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है? बोले सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या हो जाता है बिटवारे? ये हो जाता है। यही होता है अगर मैं z की बात करता हूं तो। आई की बात करता हूं, राइट है मेरे भाई। इसको यहां ले जाइए, ये z हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। अब मान लो कहीं पे आपको आर एल सर्किट दिया हुआ है। आर एल अगर सर्किट है तो सर्किट अगर आर एल हो तो यहां पे एब्सेंट कौन है? अगर मैं एब्सेंट की बात करता हूं तो बेटा एब्सेंट कौन है? बोला सर एब्सेंट कौन है? सी है। तो सी जो है, जहां जहां सी से रिलेटेड टर्म है उसको खत्म कर दो। सी से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको खत्म कर दो, बचा हुआ है वो तुम्हारा आर एल के लिए आ जाएगा। कैसे? बोलो सर आई की बात करोगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। इसको कर दो 0 क्योंकि है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? v बटे में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। यहां से अगर तुम z की बात करोगे इंपीडेंस की तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो सर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसी तरीके से तुम लोग क्या निकाल लोगे बेटा? बाकी वैल्यूज निकाल लोगे। जैसे फाई की वैल्यू निकालनी है, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो सर कैपेसिटर नहीं है तो ये हो जाएगा एक्सएल बाई आर। तो इस तरीके से तुम लोग जहां जहां जो भी वैल्यूज थी उन सभी को लिख लोगे। अगर इसी तरीके से बोल दिया जाता कि बोला सर आर सी की बात करिए तो आर सी में कौन एब्सेंट है बेटा? एल एब्सेंट है। तो एल को क्या ले लीजिए? 0 कंसीडर कर लीजिए। एल को 0 कंसीडर कर लीजिए, बाकी तुम्हारा ये फॉर्मूलेज बन जाएंगे। यानी कि तुम्हें कोई स्पेशल अलग से रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अलग से कोई स्पेशल रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा माइंड चलना चाहिए, तुम लोगों को सिर्फ बनाना आना चाहिए फॉर्मूला। जिस टाइम तुम फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हारा सारा काम आसान है। तुम लोग चीजों को बहुत उंगलियों पे क्रिएटर कर जाओगे। उंगलियों पे क्या करोगे? चीजों को तोलने लगोगे, चीजों को करने लगोगे, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। तो इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत है कि सर जो चीज यहां पे नहीं है उसको
भेजो, जो चीज नहीं है उसको खत्म, टाटा बाय बाय, उसको वहां से निकाल दो बस, बाकी जो बचता है फॉर्मूला उसको रख लो अपने पास। तो इस तरीके से तुम लोग सारी चीजों को कर पाओगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं उससे पहले ये आप लोगों के पास आ गया रेजोनेंस सर्किट है, मैंने आप सभी को बता ही दिया, सारी कहानी बताई दी थी। देखो रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी की बात हो जाती है तो ये पूरी कहानी है कि सर 1/ωc इज इक्वल टू ओमेगा एल हो गया, यहां से आप लोग वैल्यूज निकाल लीजिए, लीनियर फ्रीक्वेंसी आप लोगों की निकल गया एट रेजोनेंस फाई इज इक्वल टू 0, वी बराबर क्या हो जाता है, वी आर आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में एक सवाल आ गया बहुत प्यारा यार, इस सवाल को करो फटाफट से। बोला गया कि एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू आर रेजोनेंस रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल इन सीरीज। भैया देखो क्या बोल दिया गया है, हमने पढ़ा क्या है, मैंने पढ़ा है आर एल सी को, लेकिन इसके अंदर बोला क्या गया है, भैया तुम्हारे पास आर है, तुम्हारे पास एल है, और उसको तुमने किस में कनेक्ट कर दिया, भैया जी कर दिया है सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर तुमने कनेक्ट कर दिया है। इफ आर एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल्स टू 3 ओम, यानी कि आर की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू अगर 3 ओम दे रखी है, तो बोला गया कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, फेज डिफरेंस की बात की है भैया मेरे, यानी कि सर फाई की बात कर लिए तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी सिखाया था मैंने, बोला सर कौन सा आर एल, यानी कि सी एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, बोला सर एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर है तो 3/3 यानी कि सीधा सीधा 1 आ गया है, और फाई कितने पे होता है 1, बोला भैया 45 पे, 45 का मतलब क्या होता है भैया π/4 पे। बोलो क्या करेक्ट है नहीं है, क्या करेक्ट है नहीं है, क्या करेक्ट है नहीं है, जल्दी से एक बार बताओ, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से एक बार देख लो, फटाफट से एक बार देख लो कि क्या करेक्ट है नहीं है, क्या समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि इससे इजीली तुम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या क्लियर है सभी को, क्या क्लियर है सभी को या नहीं है भाई, जल्दी बताओ, बोलो भाई। बहुत प्यारा सवाल था ये, जिसमें तुमने देख लिया होगा कि किस तरीके से क्या क्या वैल्यूज हैं और कहाँ कहाँ है, किस तरीके से हैं और कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गया, क्लियर है। चलें आगे, चलें आगे भैया। तो इस तरीके से तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा इजीली, तुम लोग क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, तुम्हारी वैल्यूज हैं तुम लोग इजीली निकाल पाओगे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरीके से इसके अंदर और चीज़ें हैं, किस तरीके से वैल्यू होंगी, यानी कि π/4 है, सीधा निकल गया। देखो मैं तुम्हें निकालना और चाहता नहीं था कि मतलब इसको मैं बहुत लंबा करूं, मैंने तुम्हें स्वीट तरीका बता दिया जिससे सबसे सिंपल है, जहां लोग इसके इक्वेशंस बनाते हैं वहां इक्वेशंस नहीं बनाने, 2 लाइन के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बात आती है, वो आती है सर क्वालिटी फैक्टर का। भैया क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बोला सर देखो जो भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसको बोला जाता है यहाँ पे WR, यानी कि रेजोनेंस की बात है W2 माइनस W1। मतलब क्या हुआ कि भैया देखो आप सभी जानते हो कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अब रेजोनेंस की जब कंडीशन है तो उस टाइम पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी बात है, और जब तुम्हारी करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है तो उस टाइम पे तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात जब की जाती है, तो उनका जो रेशो होता है ना वो आप लोगों का क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है, यानी कि Q इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ω2 माइनस ω1। ये तुम्हारा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब आता है तुम्हारा पावर डिसिपेट। देखो पावर सबसे ज्यादा किस में डिसिपेट होगी, देखो पावर इज इक्वल टू होता है क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। अब मेरे को बताओ फाई की वैल्यू कहां कहां पे चेंज हो रही थी। बोला सर फाई की बात की जाती है रजिस्टिव सर्किट में 0 होती है, यानी कि फाई की कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी कि सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करेगा पावर, जहां पे मैक्सिमम जहां पावर डिसिपेट होगी, वो कौन सा सर्किट है, वो तुम्हारा सर्किट है जहां पे रेजिस्टेंस तुम्हारा यूज हुआ है, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। और उसके अलावा जो मिनिमम पावर कहां पे होगी, जहां पे तुम्हारा 590 है, यानी कि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, उसके अंदर तुम्हारी पावर जो डिसिपेट होती है वो क्या होती है, वो होती है तुम्हारी मिनिमम। क्यों, क्योंकि यहां पे cos फाई की वैल्यू पे सारी डेटा डिपेंड करता है, और फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मैंने अच्छे से आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। अब सबसे जो मेजर इसके अंदर आता है ना बेटा, उस पर आते हैं। ये वॉटलेस पावर है, बिल्कुल में हो जाएगा। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो होता है यहां पे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या है, बोला सर एक ऐसी डिवाइस है जो लो एसी सर्किट वोल्टेज जो है ना उसको क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। ठीक है, वो उसको क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। चलिए भाई देखते हैं। तो एक
ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज की हम लोग वाइस करते हैं या वाइस वर्सा। देखो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो क्या करेगा, स्टेप अप यानी कि वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एक होता है स्टेप डाउन जो वैल्यू को क्या करेगा, डाउन कर देगा। अब यहां पे क्या होता है, सारी जो कहानी होती है ना वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर सारी वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना। बोला सर ऐसा कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ईएमएफ का। बोला सर कौन सा? देखिए मैं बोलता हूं कि ये आप लोगों की क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके अक्रॉस जो तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज जो है उसकी मैं यहां पे बात कर लेता हूं जिसको आप लोग बोलते हो प्राइमरी वोल्टेज। मैंने बोला कि सर देखो ईएमएफ में अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है, इंडक्टर के केस में एल डी आई बाई डी टी होता है। बोला राइट है भैया। और यहां पे क्या होता है, बोला सर एन लगा हुआ था, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेता हूं N1 है इसके अंदर, ठीक है। और उस केस में या तो ऐसे मैं ड्राइव कर लेता हूं, N1 ही ले लेता हूं ना, इंडक्टिव केस में क्या लेता हूं, N1 ही ले लेता हूं। रुको मैं फ्लक्स के रिस्पेक्ट में ले लेता हूं, इंडक्टर भी क्या लेता हूं, फ्लक्स के रिस्पेक्ट में ले लेता हूं कि ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, बोला सर ये हो जाता है माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा D1 N1। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एन टू डी फाइव बाई डी टी आप सभी का हो गया है। जब इन दोनों को तुम लोग लिखते हो तो ईपी बाई ई एस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बोला सर N1 बाई N2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी5 से डी5 कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट डी टी तो पूरा गया। अब यहां से देखो आपको पता है जब सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है, अब वो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है, अगर सर्किट के अंदर इंडक्टिव जो तुम्हारा रजिस्टेंस, वो जो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होने पर आप लोगों की जो ई की वैल्यू है ना वो बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ किसके बराबर हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीपी बाई, या फिर इसको मैं वीपी ना बोल के इसको मैं बोल देता हूं V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N1 बाई N2। अब तुम लोग कहां देख रहे हो, आउटपुट में सारी चीज होंगी, यानी कि V2 की बात है तो V1 N2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N1। यानी कि सर यहां पे देखो क्या है, V1 और N1 से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां पे बात है N2 की। जितना वैल्यू N2 की बढ़ाओगे उतना V2 की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में तुम इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे सेकेंडरी में, उतना ही तुम्हारा वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि वोल्टेज यहां पे डिपेंड किस पे कर रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज है जिसको तुम लोग बोल रहे हो कि या तो मैं स्टेप अप करना चाहता हूं या स्टेप डाउन करना चाहता हूं, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स पे जो सेकेंडरी के अंदर है कि भैया या तो तुम उसकी वैल्यू को बढ़ा दो या उसकी वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो, उसी चीज पे वो डिपेंड कर रहा है बस, और उसके अलावा कहीं कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पे इस चीज पे आपको तो यार एक चीज समझ में आ गई कि किससे डिसाइड होता है, बोला सर नंबर ऑफ टर्न से ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो यह आप लोगों का आ गया। अगर मैं यहीं पे करंट की बात करता हूं तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनपुट पावर बराबर किसकी हो जाती है, आउटपुट पावर के बराबर होगी। अगर हम लोग आइडियल केस लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर V1 I1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2 I2 आप सभी का होता है, और यहां से V1 बाई V2 का रेशो निकालोगे क्या हो जाएगा, बोले सर I2 बाई I1 का रेशो आप सभी का हो जाएगा। यानी कि सर यहां पे क्या हो गया है, बोले सर यहां से एक चीज पता लग गई है कि V1 बाई V2 करोगे तो ये क्या हो जाता है, बोले सर N1 बाई N2, और ये किसके बराबर है, बोले सर I2 बाई I1 के बराबर है। तो इससे तुम लोग I1 के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, I1 के बराबर है। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर पाओगे, इसका रिलेशन मेंटेन कर पाते हो कि वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है या वोल्टेज का और किसी के साथ क्या रिलेशन है। अगर I2 तुम निकालोगे तो I2 निकालने पर क्या हो जाएगा, बोले सर N1 और I1 तुम्हारा एक साथ आ जाएगा, N2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग इसको देख पाओगे। अगर परसेंटेज इफिशिएंसी की बात की जाती है तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बोले सर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या होती है, इनपुट पावर, इनटू में क्या हो जाता है 100% आप सभी का हो जाता है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो सभी क्या हो जाती है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब है कि जो आपने इनपुट दिया है उसके कंपैरिजन में आउटपुट कितना मिल रहा है, जो तुमने इनपुट दिया है ना उसके कंपैरिजन में आउटपुट कितना मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी। हो सकता है कोई 90% इफिशिएंट हो, कोई 100% इफिशिएंट हो, भैया जितना दिया उतना दे दे, या कोई हो सकता है लॉसेस ज्यादा करवा दे। तो उस चीज पे डिपेंड करता है इफिशिएंसी से, इसको हम लोग समझ सकते हैं। एक हमारा कार्नोट इंजन होता है जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोला गया था, उसके साइंटिस्ट ने बोला कि 100% एफिशिएंट है। कब के आइडेंटिकली उसने बोला था। समझ में आई बात। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सवाल है कुछ, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये 90% है तो ट्राई कर लीजिएगा, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड सवाल है। इसके बाद में हम लोग जाते हैं एनर्जी लॉसेस। देखो लॉसेस क्यों होते हैं, आपको पता है लॉसेस के बिना कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। अब ये कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, बोले सर देखो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो होती है ना, जनरली उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर लॉसेस होते हैं। और लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं, बोला सर जूल हीटिंग लॉ आप सभी का है, और किस फॉर्म में होता है, I² R की फॉर्म में हम लोग उसको समझ
सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, कॉपर लॉसेस हो गए हैं, जो कॉपर लॉसेस यानी कि जो हीटिंग की वजह से होता है। सेकंड होता है आयरन लॉसेस, यानी कि आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या है, हमारा जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है जब वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो अब यहां पे देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, आयरन कोर के अंदर। अब ये जो आयरन कोर है इसके अंदर जब ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है इसके अंदर, डिसिपेट हो रही है। और जब एनर्जी डिसिपेट होती है तो उसकी वजह से जो ये हमारा लॉस हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ये एनर्जी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको बचाने के लिए, उस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लैमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं किसको, जो ये हमारी आयरन कोर है उसको। समझ में आ गया, तो लैमिनेट कर देते हैं। थर्ड जो होता है ना बेटा, थर्ड की जब बात की जाती है तो थर्ड तुम्हारा क्या होता है, थर्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सभी जानते हो कि इसके अंदर जो आप लोगों का प्राइमरी और जो सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ हिस्टेरेसिस लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि ये चीजें क्या हो रही है, मैग्नेटाइज हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है। ये रेगुलरली जब ये होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो लॉसेज होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस हम लोग कहते हैं। और इसको आपने हिस्टेरेसिस का पढ़ा था, जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही थी। जब डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कितना वो उसको रिटेन कर रहा है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हार्मफुल है। क्योंकि जब बीएच कर्व के अंदर देखा था कि उसकी कितनी रिटेंटिविटी है, जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होती है उतना ज्यादा वो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जैसे ही इसको आप लोग ऑन करोगे तो अगली केस में वो सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रिटेन ज्यादा करेगा तो भैया कि वो सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसको अब ये हार्मिंग लॉसेस क्या होते हैं, देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे वियर एंड टियर होते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ह्यूमिंग लॉसेस हम लोग बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, लॉसेस आप सभी के देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर है उसको कर लिया है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर बचता है उसको आप सभी देख लीजिएगा, जिससे आप सभी आराम से कर पाए। इसके अलावा अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे साथ हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर, तो जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इसको यूज करके आप लोग जुड़ सकते हो। अभी तो आप लोगों को हमारे महापैक हैं और लेटेस्ट बैचेस हैं, उन सभी पे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी है उसको आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड चीज की जब मैं बात करता हूं तो आप लोग मेरी कम्युनिटी सेक्शन है उससे जुड़ सकते हो, कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। तो आप लोग जाइएगा ऐप के ऊपर, ऐप के नीचे ही यहाँ पे क्या मिलता है, कम्युनिटी सेक्शन मिलता है। सीयूटी के अंदर जाओगे तो फिजिक्स बाय गजेंद्र सर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगी। इसके बाद में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने बहुत जल्दी, लगभग ये मान के चलिए विद इन 1 आवर के अंदर आप सभी के लिए पूरा चैप्टर है उसको रिकैप करा दिया, जिससे आप लोगों के लिए सारी चीजें आसान हो जाएं। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।